हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज आप लोगों का जो एफएसटी हुआ है, आज के सेशन में हम लोग उसका कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आते हैं। जैसा कि बच्चों मालूम है कि आपको हम लोग जिस मिशन पर हैं वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है आपसे कि पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास दिया गया है m और इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ थीटा। यहां पर थीटा है तो थीटा एंगल से भेज रहे हैं विद हॉरिजॉन्टल। तो आपने पार्टिकल को किस तरह से बेटा प्रोजेक्ट किया है? आपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। और आपने जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पॉइंट पर पहुंचा, तो यहां पर जाके उसकी वेलोसिटी हो जाती है, ये आ जाती है हमारी वर्टिकल कंपोनेंट 0 और केवल क्या बचता है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो होता है v cos ऑफ थीटा। इसका मतलब आपने जब भेजा था वो क्या था v, और v का कंपोनेंट विद थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, और बेटा ये वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी कंपोनेंट v sin थीटा। यही आके हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको पार्टिकल को ऊपर उठाने में, क्योंकि हर वक्त यहां पर ग्रेविटी जो होगी वो उसको पार्टिकल को नीचे की तरफ खींच रही होगी। इसका मतलब कि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को लिफ्ट करना है। ठीक, इसका मतलब वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और कह रहा है फ्रॉम द इंस्टेंट, लिखा है ना फ्रॉम द इंस्टेंट थ्रो, यहां से लेकर जहां तक हाईएस्ट पॉइंट मिल जाए, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको वर्क डन निकालना है। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हैं, और फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग यहां पर आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए कितनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है ना? तो जब हम बात करेंगे फाइनल वाली कितनी है बेटा, तो फाइनल वाली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m, और फाइनल वेलोसिटी क्या बची केवल, ये आ जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ जाएगा, हाफ m कॉमन आ जाएगा, v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। बच्चों मालूम है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे तो ये आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग यहां पर इसकी जगह पुट कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा वाला आ जाएगा, चौथा वाला। कैसे आ जाएगा चौथा वाला? हाफ है ही, m है ही, v स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन है। मतलब ना तो ये आंसर होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बच्चों आ जाएगा फोर्थ, और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से पेज नंबर 76 11 की फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है। अगला सवाल आता है कि ब्लॉक को हमने यहां से रिलीज किया है। अब ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट हाइट h, और बेटा ये कितनी दी गई है, 5 मीटर, और कह रहा आफ्टर ट्रेवलिंग, पहले कर्व पाथ जाएगा और कर्व पाथ के बाद यहां पर फ्रिक्शन तो है नहीं, यहां पे फ्रिक्शन दिया है तो म्यू कितना आ जाएगा 0.5, और कितनी लंबाई दी गई है, ये दी गई है 8 मीटर की लंबाई, यानी कि यहां पर होगा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। और कुल कितनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है बेटा, ये है mgh, और एनर्जी कंजर्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर कितनी बची हुई पोटेंशियल एनर्जी है, mgh डैश। तो यहां पर जितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी से ब्लॉक गिरा वो यहां पर एनर्जी खर्च करके वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड साथ में बची हुई रेजिडुअल पोटेंशियल एनर्जी से कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर mgh टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास mgh। पहले बात तो यहां पर वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी कि व्यू म्यू, और बेटा mg r इक्वल टू mg। मान लीजिए ब्लॉक यहां पर आया तो ये हमारा आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन,
R या N, और ये mg आ जाएगा, और बेटा आ जाएगा आपके पास L क्या है, ये डिस्टेंस है, तो बेटा ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये चली गई दूरी है ना, तो ये वर्क आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा बची हुई पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर चढ़ जाएगा ब्लॉक कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, mg h डैश कर दिया हमने बेटा, mg काट देंगे पूरे में, h बराबर आ जाएगा म्यू इंटू एल प्लस आ जाएगा h डैश, ये कितना है 5 मीटर, ये कितना है 0.5, ये कितना है बेटा l की वैल्यू 8 और प्लस h डैश की वैल्यू निकालनी, ये 4 बचेगा, इधर लाएंगे आप तो आ जाएगा h डैश की वैल्यू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर की हमारी हाइट तक ब्लॉक जो है वो हमारा यहां तक चढ़ के जाएगा। अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे। आसान सवाल है, देखिएगा थोड़ा समझिएगा कि जब भी अब जिसमें वेक्टर को अच्छे से रिवाइज किया है वो पढ़ते पढ़ते कर लेगा। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन सभी दिए गए हैं, 10 न्यूटन सभी दिए गए हैं, समझ रहे, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये ईस्ट के साथ और हमारा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, हमसे क्या कह रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन किसके साथ एंगल है, ईस्ट की तरफ वाला, यानी कि ये वाला एंगल हमारा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बेटा इसका पहला वाला, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है, तो राइट आंसर बेटा 3rd वाले का आ जाएगा पहला वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th वाला, देखिएगा अब ब्लॉक ऑफ मास दिया गया है 3 किलोग्राम का, इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है जिस पर फोर्स लगाया है F बराबर कितना, हम लोगों ने फोर्स लगाया है 8 न्यूटन का, और कह रहा है कि कोई फ्रिक्शन इसमें नहीं है, ये म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0, फ्रिक्शन लेस है, और यहां पर कह रहा है फ्रिक्शन है, कह रहा है लोअर ब्लॉक्स, और कह रहा है फ्रिक्शन कहां पर, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक, और यहां पर हमको कह रहा है फ्रिक्शन है, और ये कितना आ रहा है म्यू की वैल्यू 0.2, ये दिया हुआ है। अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से बहुत अच्छे से, अगर हमने यहां पर फोर्स लगाया है 8 न्यूटन का अप्लाइड टू लोअर ब्लॉक, तो जैसे बेटा इस पे फोर्स लगाएंगे, इस पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे वैसे ही आपका जो ब्लॉक होगा क्या करेगा, ये तो आगे बढ़ेगा, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 और 5 8, यानी फोर्स कितना लगा 8 न्यूटन का, और मास कितना हो गया 5 + 3 कितना आ जाएगा 8/8, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये तो चलने लगा। अब इसकी वजह से ऊपर वाले ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगेगा, और जो इधर लगेगा इसकी वजह से इधर लगेगा, तो इसका मास कितना है, तो बेटा आप समझ लीजिए कितना फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स अगर निकालेंगे हम लोग, तो अगर हम यहां पर निकालेंगे स्यूडो फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 3 इंटू आ जाएगा 1, तो 3 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, बात को समझना ध्यान से, ठीक। अब अगर हम ये निकालें कि ये वाला ब्लॉक क्या इसको छोड़ देगा, ये वाला जो ऊपर वाला ब्लॉक है क्या इसको छोड़ देगा, इधर वाले डायग्राम में आ जाते हैं, जब ये फोर्स इधर लगा जो हमने अप्लाई किया, तो स्यूडो फोर्स जो हमारा इस तरफ लग रहा है 3 किलोग्राम पर, तो क्या ये इससे डिटैच हो जाएगा, रखा रहेगा, रखा तब तक रहेगा जब तक कि इसका इनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो 3 न्यूटन से, तो क्या 3 न्यूटन से फ्रिक्शनल फोर्स हमारा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालें, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा हमारे पास, और वो आ जाएगा म्यू एन कर दीजिए, आर कर दीजिए, ठीक, म्यू mg, और बेटा कितना मास दिया गया है 3, इसका मतलब 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू 3 और इंटू 10, कितना आ जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन है। जब हम मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेंगे तो बेटा 6 न्यूटन का आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा 6 न्यूटन का है, और ये केवल 3 न्यूटन का है, राइट। इसका मतलब बेटा जो हमसे बात पूछी जा रही, पहली बात तो दोनों ब्लॉक हमारे स्टिक होकर चलेंगे, और दोनों ही ब्लॉक हमारे F के साथ चलेंगे, अलग नहीं होंगे, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अब यहां पे काम करेगा,
तो जो है वो फोर्स हमारा 3 न्यूटन का है, यानी कि 3 न्यूटन का आपके पास पूछा क्या गया है, द बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑन 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम पर केवल 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा लिमिटिंग। ठीक है बच्चों, तो 3 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो हमारा इसको चिपकाए रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम से हमारा 6 न्यूटन से 3 न्यूटन कम है। ठीक है बच्चों, तो अच्छा सवाल है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका थर्ड वाला। ठीक, तो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की कितनी है केवल बैलेंस करने के लिए, सिर्फ बैलेंस करने के लिए, दोनों चिपक के चले, दोनों चिपक के चले, दोनों ही डिटैच ना हो, तो 8 न्यूटन, तो 6 न्यूटन में केवल 3 ही न्यूटन की आवश्यकता पड़ रही है बस, और वो आपका एक साथ चलेगा। तो इस समय हम बैलेंस करने के लिए मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 3 ही न्यूटन की, मतलब 6 न्यूटन में से 3 न्यूटन की आवश्यकता है। मैक्सिमम कितना है, 6 न्यूटन, उसमें से कितनी की आवश्यकता है, 3 न्यूटन की। तो राइट आंसर आ जाएगा बेटा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर पे। बेटा 5 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो दिया है कि पार्टिकल P को रिवॉल्व किया जा रहा है सच दैट इट स्वीप्स आउट लेंथ S। ये हमारी जो लेंथ है बेटा, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये S स्वीप करता है TQ प्लस 5। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P, यानी कि हम चली गई दूरी को हम अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगी वेलोसिटी, और t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। और ये वेलोसिटी हमारी आ रही है, कहां पर आ रही है बेटा, 12 मीटर पर सेकंड इस समय वेलोसिटी है। अब एक बात समझिएगा, जब पार्टिकल यहां पर है तो कोई हमसे ऐसी कंडीशन तो बोली नहीं गई है कि ये हमारा यूसीएम है या सर्कुलर पूरा हो ही रहा है, केवल हमसे कर्व में बोला गया है। कोई पार्टिकल कर्व में जा रहा है, और अगर कर्व में जा रहा है तो निश्चित तौर पे यहां पर इधर एक्सेलरेशन वर्क करेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन, और यहां पर कितनी वेलोसिटी पता चल गई आपको, 12। तो 12, और r कितना है बेटा, 20। इसका मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे आ जाएगा 20। तो आपके पास देखिए क्या आ रहा है, हम अगर AC निकालेंगे तो AC की वैल्यू हमारी कैंसिल करके निकाल दीजिए, तो ये आपकी आ रही है अप्रोक्सीमेटली 6, यानी कि 12 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर एट द पॉइंट P, जो हमारी बॉडी में अंदर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्या हमारी यहां पर स्पीड हमारी टाइम के साथ वेरी कर रही है, मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये जो v है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है क्या, हाँ यही तो है, यही तो हमारी वेलोसिटी है एट पॉइंट P, वेलोसिटी एट P। तो क्या ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, यस। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा, तो dv बाई dt निकालिएगा, इसी को at कहेंगे हम, और ये आ जाएगा हमारे पास 6t। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी है ये, तो ये आ जाएगा 6t, और t की कितनी वैल्यू है, 2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2, ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन हमारा कौन सा लगेगा, एक तो लगेगा हमारा वो लगेगा टेंजेंशियल, और दूसरा लगेगा सेंट्रीपिटल। तो हम लोग अगर नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7.2 का होल स्क्वायर, और बेटा प्लस आ जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी 144 यहां पे आएगा, 49 के लगभग ये वैल्यू आएगी, 144 50 के आसपास, इसका मतलब 190, यानी कि 190 यानी 14 के आसपास हमारी वैल्यू मैच कर रही है। तो लगभग 14 हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सवाल है बच्चों, क्योंकि हमको पार्टिकल जो दिया है वो कर्व पाथ में जा रहा है, इसका मतलब है कि वो मुड़ेगा, तो कर्व पाथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल दिया हमने। दूसरा एक्सेलरेशन हमारा स्पीड डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर, तो हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला, तो हमने यहां पर दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बच्चों हम लोग 6 पर आ जाते हैं।
टू परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल दिए गए हैं हमको ए और बी। ये दिया है बच्चा ए और ये दिया है आपको बी, और टू इक्वल मास है, मास दिया है एम। बड़ी स्पेशल कंडीशन है, ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग विद द वेलोसिटी। और बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, दोनों पार्टिकल हमारे लाइन ज्वाइनिंग में चल रहे हैं और कह रहा है कि कोलाइड करते हैं आपस में टक्कर, और बेटा देयर वेलोसिटी आफ्टर द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में सबको याद है कि जब ये पार्टिकल हमारे इलास्टिक कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन, तो यहां पर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर देंगे, इसको मिल जाएगी बी वाले की वेलोसिटी विद डायरेक्शन, इसको मिल जाएगी ए वाले की वेलोसिटी विद डायरेक्शन। इसका मतलब बी वाले की कितनी है। अब हमारी कोलिजन के बाद इसको कौन सी मिली, बी वाले की, तो इक्वल वेलोसिटी और एक्सचेंज डायरेक्शन। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा ए वाले की 10 और बी वाले की 15। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के करने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बच्चों। हम लोग देखिए साफ साफ दिया है, हम लोग आराम से कर लेंगे। यहां पर कंजर्व कराया है मोमेंटम, हमें बिना कंडीशन याद रखेंगे, समय बचेगा, आपका समय बचेगा। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू स्फेयर ईच ऑफ मास, मैंने दोनों का जो मास दिया है बच्चों, यहां पर भी मास है m और यहां पर भी मास है m, और r/2 इनकी क्या है, आर कनेक्टेड विद मास लेस रॉड ऑफ लेंथ कितनी दी गई है 2r, यहां से यहां तक की जो लेंथ दी है। अब मुद्दा यह है कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम निकालना है इसके अलोंग, मतलब बच्चों ये वाला एक्सिस बनाया जाएगा। कौन सा वाला है, ए वाला, ए वाले से ए बी वाले, अबाउट ए बी। तो पहले तो हम एक काम करेंगे बेटा कि हम लोग ए बी के अबाउट इस स्फेयर का हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ आईसीएम वाला। क्यों भैया, सिर्फ आईसीएम 2/5 m r स्क्वायर, आर कितना है r/2, कितना हो जाएगा r²/4, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10, यानी mr²/10। इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस हमारी इस स्फेयर की इसी के आईसीएम से जा रही है, इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास जा रही है, तो क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात तो ये हो जाएगा। अब हमसे पूरे सिस्टम का कह रहा है, कहां गया सिस्टम, तो सिस्टम में ये भी आ रहा है, पी वाला स्फेयर भी आ रहा है। तो पी वाले स्फेयर हमारा कितना दूर है, तो पहले तो हम इसकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो आई पी कितना आ जाएगा, इसका है आई सी एम वाला प्लस एम एल स्क्वायर, एल का मतलब ये डी ले लो, कितनी डिस्टेंस ले लो बेटा डी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास एम डी स्क्वायर। तो इस एक्सिस के पैरेलल ये है, कितनी दूरी पर है डी। अब बताइए आईसीएम क्या हो जाएगा, इसका भी वही आ जाएगा 2/5 एम r/2 का r/2 का होल स्क्वायर, प्लस का आ जाएगा एम मास, और d कितना है 2r, और 2r का होल स्क्वायर, ये 2r दिया गया है। बताइए कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है mr²/10, और ये 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 41 mr²/10 आ रहा है, 41 mr²/10 आ रहा है। ये आ रहा है बेटा 41 mr²/10। तो दूसरा वाला कितना आ रहा है 41 mr²/10। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जरा देख लीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है mr²/10 और प्लस ये आ रहा है 4 mr², तो यहां पे आ जाएगा mr²/10 और ये 4 mr², तो बेटा 10 नीचे लाएंगे तो 41 mr²। अब बताइए दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा आई पी और प्लस बेटा आई क्यू। बताइए पी कितना है, पी इतना है 41, और बेटा आ जाएगा हमारे पास नीचे 10 mr², और बेटा प्लस आ जाएगा mr²/10। क्या करें बताइए,
यहां इन दोनों का 10 10 सेम है, 42 हो जाएगा। 42 कितना आएगा? 42। कोई ऑप्शन 42 आ रहा है? 42 तो नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। 42 mr² अपॉन आ जाएगा 10 और 5 से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 21 ऊपर और नीचे 5, तो 21/5 कौन सा आ रहा है? 21/5। सेवेंथ वाले का आंसर बेटा पहला वाला सही है। सेवेंथ वाले का आंसर पहला वाला सही है। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे। बच्चों देखिए इसमें कह रहा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल हैं और आपको मालूम है कि यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई होगी और बेटा आउटर मोस्ट शेल का चार्ज दिया है Q2 और इनर मोस्ट शेल का चार्ज दिया है Q1। मिडिल वाली शेल जो है वो अनचार्ज है। द चार्ज डेंसिटी ऑन इनर स्फेयर सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट, यानी हमें यहां निकालना है बाहर वाले के अंदर। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं बेटा कि जैसे आपने इसका कॉन्सेप्ट ये है कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब नेट चार्ज 0 होगा। तो देखते हैं बेटा, ये वाला हमारा प्लस Q है तो यहां पे आ जाएगा माइनस का Q1। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। देखिए बेटा ये है एक नंबर 1, ठीक, और ये है हमारा नंबर 2 और ये है हमारा नंबर 3, 3 नंबर आ गया। अब देखिए यहां पर है Q1 तो यहां पर है माइनस Q1, ठीक, और बेटा यहां पर अगर माइनस Q1 है तो यहां पर है प्लस Q1 बाहर के सरफेस पे, और अगर अंदर वाले पे देखेंगे तो यहां पर आपके आ जाएगा माइनस का Q1 आउटर वाले स्फेयर पे, आउटर वाले सरफेस पे अंदर, और बाहर कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा बेटा ये माइनस Q1 है, बाहर आ जाएगा प्लस Q1 प्लस Q2 और दिया गया है। तो अंदर वाले पूछ रहा है माइनस Q1 आ जाएगा और चार्ज डेंसिटी कह रहा है, इसका मतलब माइनस Q1 अपॉन 4 पाई R, कौन सा वाला? बाहर वाला। तो ये कितनी रेडियस है बेटा? R3, यानी R3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब समझ गए आप लोग? तो जब भी देखा जाता है तो नेट गॉसियन सरफेस बनाकर इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 रहता है तो नेट चार्ज भी 0 कर लेते हैं। तो बच्चों 8वें नंबर का आंसर आ जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है। 8वें नंबर का बेटा हमारा आंसर है सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 पर देखिएगा, चार्ज Q कहां दिया है? ये Q कहां दिया है? ये, और 3Q कहां दिया है? ये, और A डिस्टेंस है। और अब कह रहा है नेचर एंड वैल्यू ऑफ Q, इसकी क्या वैल्यू होगी ताकि इस पर जो है कोई नेट फोर्स न लगे, यानी यहां पर टोटल फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0 कर दीजिएगा। और किसकी वजह से? ड्यू टू, बेटा देखो इधर देखो, अब देखो नेट फोर्स 0 कर देंगे तो इसकी वजह से कितना फोर्स आएगा? तो ये आ जाएगा F Q, कैपिटल Q की वजह से फोर्स, और फिर दूसरा फोर्स इसकी वजह से लगेगा F, और 3Q की वजह से फोर्स, और ये कितना आ जाएगा? 0। कहने का मतलब है दो सिस्टम तैयार हो रहे हैं, एक ये चार्ज वाला और एक ये चार्ज, ठीक। अब बताइए ये वाला कितना आ जाएगा? बेटा आ जाएगा K, है ना, और बेटा ये आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q और कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर, और प्लस बेटा ये क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और बेटा Q, और बेटा ये कितना आ जाएगा? Q, और ये आ जाएगा 3Q, और अपॉन क्या आ जाएगा? बेटा 3A का होल स्क्वायर, और 3A का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब बेटा एक काम करना है कि आपको इस वाले चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स निकालना है और इसकी वजह से भी निकालना है, और नेट फोर्स को 0 कर देना है, ठीक। वही कर दिया हमने। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? Q अपॉन A स्क्वायर आ जाएगा, और बेटा इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का आ जाएगा बेटा 3
क्यू स्क्वायर अपॉन, और यहां पर आ जाएगा 9a स्क्वायर। देखिए ये 3q स्क्वायर आ गया, ये 9a स्क्वायर आ गया। अब क्या चीज कैंसिल हो रही है आपकी, देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया। अब बताइए यहां से q से q चला गया, और बता कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा आपके पास q की वैल्यू माइनस में आएगी और q/3 आ जाएगी। तो -q/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेचर भी आ गया और बेटा यहां पर हमारी वैल्यू भी आ गई, और राइट आंसर इसका आ जाएगा माइनस का q/3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, कूलम्स लॉ का है, पेज नंबर 8 पे, 12th की एनसीईआरटी पार्ट 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग बेटा 10 नंबर पे। 10 नंबर पे क्या कह रहा है, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये फोर्स, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन डिफरेंट टेस्ट चार्ज, यानी कि F बराबर होता है बेटा Q इंटू ई, आता है। अब बेटा हम F अपॉन अगर Q कर देंगे, F अपॉन Q कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास F अपॉन Q जो आ जाएगा, दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। और बेटा ग्राफ का जो स्लोप हो जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्लोप निकालना है, लेकिन बेटा ये एंगल होना चाहिए इसके साथ। तो स्लोप निकालने के लिए हम ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, ये आ जाएगा 10/60। तो 10/60 का मतलब √3। तो कौन सा वाला आंसर हमारा 10 वाला आ रहा है, √3। √3 कौन सा आ रहा है, इसका मतलब ये आ जाएगा 10/60। 10/60 कितना आ जाएगा, √3। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। हमने निकाल दिया, ये वाला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज की बात कर रही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मैंने पहले से बना रखा है, देखिए क्या है। एक्चुअली ये फॉर्मूला बहुत याद आपको करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, ठीक है। ये रिंग है। अब ये रिंग हम लोग चाहे ऐसे रिंग ले लें और ये वाली एक्सिस ले लें, तो सेंटर से कितनी दूरी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, x पर, और रेडियस कितनी है r, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये हो जाएगा पावर 3/2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू है। और बेटा यहां पर हम लोग ले लेंगे q इंटू एक्स। q क्या है, चार्ज ऑन द रिंग, ठीक। अब देखिएगा यहां पर एक रिंग आपकी दी गई है, ये वाली पॉजिटिव, जिसका चार्ज है +q, और इसकी रेडियस है r, और इसकी वजह से फील्ड क्या बनेगा, अप्लाई कर दीजिए सारी चीजें, तो ये आ जाएगा k, और बेटा आ जाएगा q, और कितनी दूरी पे 0 लेना है, मान लीजिए z दूरी पर 0 लेना है, ठीक। तो ये आ जाएगा z, और अपॉन हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर, जो यहाँ x है वही यहाँ z कर लिया है, और बेटा आ जाएगा प्लस का r स्क्वायर, और ये आ जाएगा पावर 3/2। दिस इज ड्यू टू स्मॉल रिंग, ठीक। अब कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो z एक्सिस पर डिस्टेंस को हमने x एक्सिस पे ये लिया था, आपको ये याद है, तो हमने यहाँ z एक्सिस पे डिस्टेंस को z ले लिया, ठीक। और बताइए कितना आ जाएगा, प्लस, बताइए इसकी वजह से कितना आ जाएगा, तो k आ जाएगा, माइनस का बेटा √8q आ जाएगा, और z आ जाएगा, और बेटा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी रेडियस है बड़ी वाली की, तो बड़ी वाली की रेडियस हमारी आ रही है 2r का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करके हमको z निकालना है। मुद्दे की बात ये, अब यहां जगह नहीं है, अब इसको हम अगले वाले पे ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर। एक काम कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब इसको इधर ले जाएंगे ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक। तो ड्यू टू स्मॉल रिंग, ड्यू टू मतलब आपकी जो बड़ी रिंग है, लार्ज रिंग है, बिग रिंग है, तो हम इसकी वजह से बात करेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 0 लिया, तो बेटा हम लोग अगले पेज पर जा रहे हैं। देखिए q से q कट जाएगा, z से z कट जाएगा, यहां पे √8 बचेगा, उधर ले जाएंगे तो, ठीक। और आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए बेटा नेक्स्ट पेज पर 1/, देखिएगा 1/z स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, और होल पावर आ जाएगी 3/2। उस तरफ जाएंगे तो माइनस का प्लस आ जाएगा और √8 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, है ना। देखिए फिर से देखिए, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस और √8, और बेटा कितना आ जाएगा, z स्क्वायर और प्लस का 4r स्क्वायर, और होल पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। अब एक काम करिएगा, इसको लिखिएगा 2 की पावर 3 और 3/2, तो इसकी जगह पे हम हटा दें,
और इसकी जगह पे हम लिख देते हैं बेटा, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 2 की पावर 3/2। मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गई। अब हम होल 3/2 सब हटा दे रहे हैं, तो 1/z² आ जाएगा, r² आ जाएगा बेटा, यहां पर 2 आ जाएगा और z² आ जाएगा और 4r² आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, z की वैल्यू हमारी आ रही है यहां से √2r। ठीक है, √2 और r, ये वाली वैल्यू आपकी है। कौन सा वाला राइट आंसर बेटा है? ये वाला राइट आंसर है, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ आंसर है। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर पे। हमें चार्ज दिए गए हैं, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया है, तीनों चार्ज की वैल्यू दी है और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने ये वाला हाइपोटेन्यूज भी निकाल दिया है। अब हमसे क्या कह रहा है? सिस्टम की एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/4πε0। चार्ज Q1 हो, Q2 हो और अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस हो। आप इसको लिख लेंगे K और बेटा Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, यही लगाने जा रहे हैं। ठीक, बताइए इस सिस्टम की क्या आ जाएगी? Q बताइए कितने आ जाएगी? K और कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A, प्लस इस सिस्टम की क्या आ जाएगी? K और स्मॉल q अपॉन A। बताइए इस सिस्टम की क्या आ जाएगी? K और कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A √2 इक्वल टू नेट पोटेंशियल एनर्जी 0, तभी तो कैपिटल Q आएगा। क्या चीज कैंसिल हो रही है बच्चों? देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो हमने K उड़ा दिया, A उड़ा दिया, यहां पे बचा Q, स्मॉल q उड़ा देंगे। देखिए इसको उड़ा देंगे हम लोग, ये देखिए हटा दिया, ये देखिए हटा दिया एक साथ, और देखिए स्मॉल a और स्मॉल a 0 है ना, और k और बेटा k और बेटा k, क्या बचा यहाँ पे? ये प्लस यहां क्या बचा? प्लस यहां क्या बचा? बराबर 0। ऐसा करिए q कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 अपॉन ये दोनों लिया एक साथ और इक्वल टू माइनस का q। बताइए q आ गया 1 प्लस यानी √2 + 1 अपॉन √2 आया, माइनस का स्मॉल q, इसको उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू माइनस का q √2 अपॉन हो जाएगा √2 प्लस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया? माइनस का q, और √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो नीचे 2 प्लस √2 आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? देखिए ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस का साइन भी दिया है, और हमने मतलब आपको एक काम कर देना है कि यहां पर √2 का ऊपर नीचे एडिशनल मल्टीप्लाई कर दे के हम लोग को अगर ऐसे भी छोड़ सकते थे, नहीं तो जैसे आंसर मैच कराना है तो सेकेंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। आइए बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो इसका डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है, देखिए क्या है। कैपेसिटर की प्लेट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नंबरिंग कर देते हैं। अब बेटा पहले वाले को हमने चौथे वाले से जोड़ा, पहली वाली प्लेट को चौथे वाले से जोड़ा, ठीक। दूसरी वाली जो है तीसरे वाले से जुड़ रही है, दूसरी वाली थर्ड वाले से, और थर्ड वाली जो आपकी है बेटा समझना ध्यान से, और इसके बाद फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली कनेक्टेड है, फोर्थ और फिफ्थ हमारी कनेक्टेड है, और 4 और 5th को हमने देखिए किससे जोड़ा हुआ है? ए से, तो हमारे पास आ जाएगा। तो इस सर्किट को हमने एक इसका रिड्यूस सर्किट बना दिया ताकि ये क्लियर हो जाए कि कितने कैपेसिटर हमारे सीरीज में हैं, कितने पैरेलल में हैं। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? देखिए 1 2 वाला कौन सा है? 10, और बेटा 3 4 वाला कौन सा है? 20, और बेटा 5 6 वाला कौन सा है? 30। तीनों सीरीज में पैरेलल में, तो पैरेलल में 30 + 20 + 10 कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का आ जाएगा 60 माइक्रोफैरेड। इस तरह से ग्रुपिंग वाला सवाल आप लोगों ने किया होगा, और हम लोग उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया नंबरिंग करके प्लेट की, और 60 और 60 सीरीज में आ जाएगा। जब ये सीरीज में आ जाएगा तो बेटा आप ये समझ लीजिए कुल मिलाकर 60 और 60 का आधा हो जाएगा,
पैरेलल वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और सीरीज वाला कैपेसिटर वाला, तो हाफ हो जाएगा हमारा, यानी कि हम लोग सीधे सीधे C/2 कर देंगे और C कितना है 60, 60 का आधा 30 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बेटा नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। ठीक, आज आगे आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 14 पे। इसमें सवाल में देखिए, अच्छा सवाल है, इसमें हम लोग किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो देखिए इन द गिवन सर्किट हमें R1 दिया है, R2 दिया है बेटा, और हमको R3 दिया है। R1, R2 और R3, इसका पोटेंशियल VA ले लो, कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल VO ले लो, इसका ले लीजिए VB और इसका ले लीजिए VC। अब इसका एक तरीका है कि आउट गोइंग करंट O पॉइंट से जितनी बाहर निकलने वाली उसका सम 0 कर दें। तो बताइए क्या हो जाएगा, VO माइनस VA, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, अपॉन रेजिस्टेंस R1, प्लस VO माइनस VB, तो VO माइनस VB और अपॉन हो गया बेटा R2, और VO माइनस VC और VO माइनस VC और अपॉन हो जाएगा R3 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब समझना ये है कि जब हम यहां पर VO निकालेंगे और VA की वैल्यू कितनी दी गई है 30, 12 और 2, तो VO माइनस का 30 और डिवाइडेड बाई R1, R1 10 है, और प्लस VO माइनस का आ जाएगा VB है हमारा 12 और डिवाइडेड बाई R2 ये 20 है, और प्लस का VO माइनस का 2 दिया गया है, और बेटा अपॉन हो जाएगा R3, और R3 की वैल्यू कितनी है 30 है, बराबर आ जाएगा 0। कैलकुलेट करेंगे यहां पर तो VO की वैल्यू आ रही है 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट हमारा कॉमन O पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब हमें कहां निकालनी करंट थ्रू R1, तो इसमें करंट निकालनी। इसमें निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये कितने पे है 30 और ये कितने पे है 20, ये कितने पर है 30 और ये कितने पर है 20, तो हमारे पास करंट आ जाएगी A वाले में बराबर आ जाएगी 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। बच्चों यहां पर आपको किरचॉफ लॉ लगाकर कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल निकालना सबसे पहला काम करना है, यही इसका की कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं बच्चों, देखिए लूप रूल दिया गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर का सवाल बहुत आराम से देखिए, बिना कुछ सॉल्व करे आराम से निकाल लेंगे। टू इनफाइनाइट लेंथ वायर कैरीज इक्वल करंट एंड प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है, करंट देख रहे हैं, और एक हमारा वाई एक्सिस के अलोंग रखा गया है, करंट देख रहे हैं। ठीक, अब किस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा। तो भाई साहब 0 का मतलब है आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक मतलब किसी वायर, करंट कैरिंग वायर के वजह से आपको फोर्स निकालना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे निकाला जाएगा, देखिए राइट हैंड लेके चलते हैं, जो हमारी करंट की दिशा है वो हमारी थंब हो जाएगी, और जो बेटा हमारा यहां पर है हमारे पास ए पॉइंट, ये हमारा, और फोर्स लगाने की दिशा होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब एक्स वायर की वजह से यहां पर फील्ड आ जाएगा आउटवर्ड, और इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड आ जाएगा इनवर्ड। यहां 0 हो सकता है, ठीक, यहां पे 0 संभावना है। कहां 0 की संभावना नहीं है, जैसे यहां नहीं है, यहां नहीं, बी पॉइंट पे। कैसे बताइए, इस वायर से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से, और इस वायर से क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे आउटवर्ड आ जाएंगे, यानी दोनों ही हमारे, मतलब दोनों वायर की वजह से फील्ड हमारा प्लेन के ऊपर आ रहा है, ठीक, आउटवर्ड है। यहां पर ये नहीं हो सकता, मतलब हमें बी नहीं लेना। ए हो सकता है, पॉसिबल है आंसर, यानी कि आंसर ये नहीं हो सकता है बेटा, आंसर ये नहीं हो सकता, अब कोई इनमें से एक है, ठीक। अब जरा सी चेक कर लेते हैं, जैसे बी हो नहीं सकता तो ए और बी तो है ही नहीं, यहीं से चेक हो गया। अब ए और सी देख लेते हैं, यहां पर ये वाला पॉइंट है, इस वाले वायर की करंट देख रहे हैं, और यहां पर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड, यहां आउटवर्ड आ जाएगा, डॉट लगा दिया हमने, और इसकी वजह से निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा क्रॉस, यहां पर डॉट क्रॉस आ रहा है
और यहाँ पर डॉट क्रॉस आ रहा है, तो ए और सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इट कैन बी जीरो, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं और हम लोग राइट हैंड से निकाल सकते हैं, रूल से आराम से निकल आएगा। तो ये बेटा 15 सवाल थे हमारे। हम लोग मिलते हैं, इसका आंसर है थर्ड, और हम लोग मिलते हैं अगले वाले सेशन में। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, अ कंडक्टिंग रॉड लेंथ एल मास एम मूविंग डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, करंट I is flowing in conductor in direction perpendicular to paper inward, a magnetic field perpendicular to inclined plane B exists in space, the magnitude of magnetic field। एक ये बच्चों इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे एंगल थीटा है। अब इसमें क्या है, अच्छा डायग्राम भी तो तुम्हारा ये बना हुआ है बेटा, चलो कोई बात नहीं, डायग्राम एक बार और हम बना दे रहे हैं। यहाँ एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और नीचे ये v वेलोसिटी कांस्टेंट से नीचे आ रहा है। अब क्या बोला गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, इधर इस प्लेन के 90 डिग्री पे ये ऐसे जा रहा है। तो अब ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है। अब ये जब नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0। अब आप FBD बनाओ और फोर्स बैलेंस कर दो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, आंसर एक लाइन में निकल आएगा। FBD कैसे बनाओगे, ये वेट mg होगा, इधर क्या होता है mg cos थीटा, और इधर की डायरेक्शन में क्या होता है mg sin थीटा। अच्छा, अब इधर फोर्स लगेगा IBL, तो B तो ऊपर है, तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, B की डायरेक्शन में फिंगर करो, थंब को करंट की डायरेक्शन में, तो करंट इनवर्ड है तो थंब अंदर करो और B ऐसे करो, तो हथेली के परपेंडिकुलर ये फोर्स जाएगा, यानी कि फोर्स इसमें F लगेगा, F इज इक्वल टू IBL। अब चूंकि एक्सीलरेशन 0 है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो IBL हो जाएगा mg sin थीटा, तो B बराबर आएगा mg sin थीटा बाई IL, और आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चले बच्चों आगे, IBL यही फार्मूला है पेज नंबर 132 पे। इधर आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड EM वेव। भाई EM वेव का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले कई साल से लगातार बगैर ब्रेक किए EM वेव का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। तो EM वेव की इक्वेशन ये गिवन है, कह रहा है EZ वोल्ट पर मीटर मीटर सेकंड में है, तो वेव वेक्टर K बताना है। अब देखो जो EM वेव यहां पर गिवन है वो गिवन है I40 cos kz माइनस 6 इंटू 10 की पावर 80, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 cos kz माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 8। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा ही तो आएगा, ओमेगा 2 पाई एफ रख दो। अब V इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, तो यहाँ EM वेव के लिए C हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो F बराबर C बाई लेमडा, यहाँ पे लिख दो F बराबर C बाई लेमडा, 6 इंटू 10 की पावर 8, 2 पाई बाई लेमडा ही K होता है, और C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 8, तो आ जाएगा 2 पर मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, current I flows through long wire, a square loop made of conducting wire below the wire in same vertical plane released and allowed to fall under the acceleration loop A। then देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी PYQ से लिया गया है। इसमें करंट इधर है और ये लूप नीचे गिर रहा है, तो लूप जब नीचे गिरेगा तो इस करंट से दूर जाएगा, और हमने तुम्हें एक फंडा बताया था IIDD वाला, जब ये लूप नीचे जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो करंट डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है मेन वायर में जो करंट की डायरेक्शन है वही करंट इंड्यूस इसमें आ जाएगी, तो ये इंड्यूस ऐसे चलेगी ऐसे, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो बच्चों ये दो पैरेलल वायर है, इसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोगों ने पीछे लेसन में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट में, जब करंट सेम डायरेक्शन में होती है
तो ये इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो ऊपर अट्रैक्शन लगेगा, तो ये वायर लूप को ऊपर खींचेगा, तो एक्सीलरेशन जी से कम हो जाएगा। आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ये आएगा थर्ड, करंट इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज, एक्सीलरेशन जी से कम होगा। नेक्स्ट है ए मोनोएटॉमिक A monatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in cylinder filled with frictionless piston. The gas is allowed to expand to a temperature T2 by releasing the piston suddenly. If L1, L2 be length of the gas column before and after expansion respectively, then given L1, L2 if length तो then is given by यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, हमें T1 by T2 निकालना है, इधर रह गया है, तो T1 by T2 गिवन बाई ये निकालना है। भाई हमने बोला यार ये इधर T1 T2 है नहीं, तो हम भी चक्कर आ गए क्या निकालना है यार, फिर उधर देखा तो T1 by T2 यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, T1 by T2 निकालना है। इसमें पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो बच्चों हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो अब इसमें प्रोसेस सडनली हो रही है, तो पाइसन्स लॉ लग जाएगा, क्यों भैया लगाओ, T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, T1 by T2 ही निकालना है, तो T1 by T2 हो जाएगा V2 by V1 की होल पावर गामा -1, और ये जो है कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक है, तो गामा कितना हो जाएगा मोनोटॉमिक के लिए 5/3 हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा एरिया लेंथ, पिस्टन का एरिया कांस्टेंट मानेंगे, और एरिया लेंथ और 5/2 -1, एक कैंसिल हो जाएगा। 2 हमें निकालना क्या है, T1 by T2, तो T1 by T2 कितना आएगा, हाँ ये 5/3 होता है ना, गामा गामा क्या होता है मोनोटॉमिक के लिए 5/3 होता है, तो ये आएगा L2 by L1 की होल पावर 3 2/3, तो ये देखो ऑप्शन तुम्हारा फोर्थ मैच कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आ गया बच्चों इसमें। नेक्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यही होता है पाइसन्स लॉ। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बच्चों वाला ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसमें सबको मालूम है, कोई डिस्कशन हमें नहीं करना है। इसके बाद चलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम हीलियम गैस T1 से T2, तो हीट एनर्जी अगर हम T1 से T2 टेम्परेचर रेज करें तो फार्मूला होता है NCV डेल्टा T। अच्छा अब यहां पे 1 ग्राम हीलियम गैस है, तो N बराबर हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1/4, और यहां पर ये जो है तुम्हारा हीलियम है, तो हीलियम के लिए CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2R हीलियम के लिए, और डेल्टा T तुम्हारा क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, क्यों बच्चों। अच्छा अब R बराबर ये तो कितना हो गया 3/8 हो गया, और R होता है N के एवोगाड्रो नंबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है, तो यहाँ पे वही एवोगाड्रो नंबर हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया T2 माइनस T1, यही आंसर आएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला 3/8 यही वाला है, तो पहला ही ऑप्शन इसका हमें मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है इफ एम्पलीट्यूड साउंड डबल तो फ्रीक्वेंसी 1/4 द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर और A² F², दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। अब I डैश निकालो, यहां पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड साउंड डबल हो रहा है, तो 4A² एंड फ्रीक्वेंसी 1/4 हो रही है, तो 1/16 है, 4 चौक 16, तो I डैश आ जाएगा I, A² F² जगह I, तो I/4 आ जाएगा, 1/4 हो जाएगी, डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4, ये आंसर बच्चों हम लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्ड ऑसिलेटर बिकम्स 1/3 in 2 सेकेंड, तो आफ्टर 6 सेकेंड कितना हो जाएगा। देखो बेटा एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है A0 e की पावर -kT, तो पहले केस में 1/3 हो रहा है इनिशियल का, इनिशियल यहाँ पे A0 होता है, तो A0 का 1/3 कर दो,
और e की पावर माइनस टाइम 2 सेकेंड लग रहा है, ए नॉट कैंसिल, तो e की पावर माइनस 2k आ गया तुम्हारा 1/3। अब 6 सेकेंड में पूछा गया तो यही फार्मूला यूज करो, a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस 6k, तो a बराबर ए नॉट ई टू दी पावर माइनस 2k का होल क्यूब, तो a बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस 2k 1/3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये 1/n हो रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बाई n कर दो बच्चों, a नॉट बाई n, तो ये a नॉट कैंसिल होकर के आएगा 1/n इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2k यहाँ रखोगे 1/3 क्यूब आएगा, यानी कि 3 क्यूब, तो n बराबर आ गया 3 क्यूब। ऑप्शन नंबर तुम्हारा 4 मैच हो जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। When a guitar string is sounded with 440 Hz tuning for beat frequency 5 Hz is heard. If the experiment repeated with tuning for 437 beat frequency 8, तो string frequency बताना है, तो string की frequency कितनी निकलेगी, n is equal to 440 और बीट पर सेकंड कितने हो गए, बीट फ्रिक्वेंसी प्लस माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 445 हो जाएगा या 435 आएगा। ठीक है, अब इधर जरा दूसरे केस में बीट फ्रिक्वेंसी निकालो, तो ये आएगा 437 प्लस माइनस 8, तो इसमें आएगा 8 7 15 445 या 8 माइनस कर दो 37 से, तो 429 आएगा, 429। तो इसमें देखो दोनों में मैच कौन सा कर रहा है, 445। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा यही आ जाएगा, दोनों मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा 445 आ जाएगा। नेक्स्ट है, द डायमीटर ऑफ रेन ड्रॉप इज 0.02 सेंटीमीटर इफ सरफेस टेंसर 70 to 10 और माइनस न्यूटन पर मीटर, द प्रेशर डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल सरफेस, तो प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला होता है 2T/R। बच्चों अगर हम थोड़ा सा तेज करा रहे हो तो बता देना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन भी हम तेज कर देते हैं या तेज हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो अगर तेज हो बताना है तो और धीरे करा देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना। अब देखो वैल्यू रखो 2, टी सरफेस टेंशन कितना है, एमकेएस में है 72 10 की पावर माइनस 3 है, और रेडियस आधा कर दो 0.01 सेंटीमीटर है -2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 2 2 जा 4 144 -4 ऊपर जाएगा -3 है, -4 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये एमकेएस में आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये है और ये है, ये दोनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब हमें डाइन सेंटीमीटर यानी कि सीजीएस में चेक करना पड़ेगा। चेक करो 1440, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन हो गए, और 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो 10 की पावर 4 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1440 और एक 0 और बढ़ जाएगा, ये कैंसिल होके एक 0 आ जाएगा, इतना आएगा डाइन पर सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10 की पावर 4 डाइन पर सेंटीमीटर। अब ये देखो आ रहा है, ये आ रहा है देखो पहला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, लेकिन इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा सीजीएस में। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 196 पे ये फार्मूला। अब आगे कह रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑफ सरफेस ऑफ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन फाई। वर्क फंक्शन फाई है तो फार्मूला मालूम है, एच न्यू इज इक्वल टू ई के, ई के का मतलब हाफ एम बी स्क्वायर होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन हो गया, फाई इधर ले आओ, न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिख दो, माइनस फाई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, लैम्डा इधर ले जाओ, लैम्डा v बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू एस सी माइनस 2 लैम्डा 5। अरे यार
2 का पूरे मल्टीप्लाई कर दो ना, 2SC माइनस 2 लैम्डा 5 बाई लैम्डा m नीचे ले आओ और अंडर रूट लगा दो, ये भी आएगा। देखो कौन सा भैया, m थर्ड लग रहा है, हाँ थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये फार्मूला है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है यार, जानते ही हो बड़ा पॉपुलर है ये फार्मूला। प्योर सिलिकॉन में कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक के लिए दिया हुआ है 10^16 क्रिस्टल एट 300 केल्विन। 21 एटम्स ऑफ इम्प्योरिटी फॉस्फोरस का दिया हुआ है कंसंट्रेशन पर क्यूबिक मीटर में, तो होल कंसंट्रेशन बताना है। फॉर्मूला लगा दो, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। तो Ni ये दिया हुआ है 10 की पावर 16 का स्क्वायर, Ne दिया है 10^21 और NH निकालना है, तो NH बराबर आ गया 32, 10 की पावर 16 दूनी 32 और माइनस 21 11 आ जाएगा 11, 10 की पावर 11 पर मीटर क्यूब, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बच्चों मैच कर जाएगा। ये देखो फार्मूला है ना। अब आ जाए, द पावर ऑब्टेन रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट। मास डिके पर आवर, मास डिके बताना है, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t बताना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है डेल्टा E बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा MC स्क्वायर बाई डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा m बाई डेल्टा टी हमें निकालना है, डेल्टा m बाई डेल्टा टी P अपॉन C स्क्वायर। P पावर है 1000 किलो, किलो को चेंज कर लेंगे वाट में, 10^6 हो जाएगा और C हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/9, 16 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 16 माइनस 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना है P, 10 की पावर 6 किलोवाट आ जाएगा और 8 दूनी 16 और 10 की पावर ये 9 हो जाएगा, तो 1/9 10 की पावर -1, इतना डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो अब ये हमें निकालना है पर आवर में, तो पर आवर के लिए क्या करें, डेल्टा m बाई डेल्टा टी 1/9 पर आवर के लिए 3600 का कर दें मल्टीप्लाई, 1 घंटे वो 1 सेकंड है, तो 3600 और इतना हो गया, तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 4 इंटू 4 9 1 2 0 आएगा, -8 आ जाएगा, सही है। 4 9 36, 900, 900 का मतलब 9 चौको 36, 400, तो इतना आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो अभी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, 4 का मतलब यही मैच कर सकता है और किसी में 4 है ही नहीं, तो ये कर दो 40 इंटू 10 की पावर -9, इसको हम लिख सकते हैं 40, माइक्रो करेंगे -6 आ जाएगा और ग्राम करेंगे -3 आ जाएगा, यानी कि 40 माइक्रोग्राम, यही आंसर मैच कर गया, पूरा पूरा तुम्हारा ये आंसर 40 माइक्रोग्राम आ गया। नेक्स्ट है करंट थ्रू आइडियल डायोड, ये प्लस है तो P है, प्लस P का मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये प्लस है N ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी कि करंट आ जाएगी, नेट वोल्टेज माइनस करना पड़ेगा बाई 100, 5/100 का मतलब 5 दूनी 1/20 एम्पियर, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। आगे कह रहा है, ये फार्मूला दिया हुआ है फॉर पैरेलल बीम, पैरेलल बीम के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन होता है बच्चों, है ना, पैरेलल के लिए वेव फ्रंट प्लेन होता है, तो यही आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा था कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। क्यों लैमिनेट करा जाता है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, वो क्या है कि एनर्जी लॉसेस ड्यू टू द एडी करेंट्स बेटा क्या हो जाएगा, वो मिनिमाइज करा जा सकेगा, ठीक है, इसलिए बेटा हम लोग यूज करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दूसरा क्यों नहीं होता था, वेट ऑफ द ट्रांसफार्मर में बी रिड्यूस, नहीं बेटा ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। रस्टिंग ऑफ क्या होगा बेटा, रस्टिंग ऑफ द कोर में बी प्रिवेंटेड, बेटा रस्टिंग ऑफ कोर बेटा इससे प्रिवेंट नहीं होता है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्टिंग कैसे रोकते हैं बेटा, हम लोग पेंट वगैरह लगा देते हैं वहां पे, ठीक है।
और कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वोल्टेज इन प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज में भी इंक्रीज। नहीं बेटा, रेशियो आपका नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो देता है, और वो वोल्टेज और क्या है बेटा, देखो रेशियो ऑफ वोल्टेज कह रहा है वो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स और नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स से बेटा डिपेंड करेगा। ठीक है, वो ऐसे वोल्ट आपका जो रेशियो होगा वो लैमिनेटेड कोर से बेटा रिलेटेड नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा, एनर्जी लॉस ड्यू टू द ईडी करेंट्स में भी मिनिमाइज्ड। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। ये बेटा न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे अगर आप ग्राफ को देखोगे तो बेटा ये दे रखा है पी क्यू और ये दे रखा है बेटा आर एस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो बेटा ये क्या है, ये लाइट न्यूक्लियाई है। आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई क्या करेंगे बेटा, आपस में कंबाइन करके एक हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फ्यूजन। एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फ्यूजन। तो फ्यूजन बेटा यहाँ पे हो सकता है, और फ्यूजन क्या होगा बेटा आपका पी क्यू, ये फ्यूजन प्रोसेस हो सकता है। अब हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है पी क्यू में प्रोड्यूस द फ्यूजन रिएक्शन। हाँ बेटा पी क्यू कर सकता है, तो पहला सही है। पी क्यू में प्रोड्यूस फ्यूजन रिएक्शन, नहीं बेटा वो हैवी न्यूक्लियाई के लिए होता है। आर एस में प्रोड्यूस फ्यूजन रिएक्शन, हाँ बेटा आर एस भी करता है। और कह रहा है बोथ 1 और 3 दोनों क्या है, सही है। मतलब चौथा ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है। क्लियर है, चलिए यहाँ पे कह रहा है सो बबल इज ब्लोन स्लोली एट द एंड ऑफ द tab by a pump supplying air at a constant rate. Which one of the following graph represent the correct variation of the excess pressure inside the bubble with the time? देखिए यहाँ पे बेटा आप जानते हो कि डेल्टा पी जो चेंज इन आता है सोप बबल के केस में वो कितना होता है बेटा 4s/r, जहां पे s क्या है, s इज सरफेस टेंशन। क्या है बेटा, ये सरफेस टेंशन है। देखो क्या होगा जब बेटा आप उस क्या करोगे, एयर को ब्लो करोगे तो उसकी वजह से रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। मतलब एक के चेंज होने से, इंक्रीज होने से दूसरे क्वांटिटी में बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो ये कौन सा बनेगा, इनवर्स रिलेशन दे रहा है। तो इनवर्स हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसमें बन रहा है, वो बन रहा है बेटा आपका दूसरे ऑप्शन में। इसलिए दूसरा ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ दे रखा है आपको 10 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है। एंड कह रहा है सिल्वर एट प्लेट फेस द डिस्टेंस डी एट विच एन ऑब्जेक्ट वो मस्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज इटसेल्फ। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन एक्चुअली ये। अच्छा कह रहा है कि इमेज बेटा यही बननी चाहिए। अगर इमेज आपको यहां बनानी है तो जाहिर सी बात है कि यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर रेज आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए बेटा, पैरेलल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि सपोज करो ऑब्जेक्ट बेटा कहां रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो जो पैरेलल रेज बेटा यहां से आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल गो थ्रू द फोकस। कहां से जाएंगी बेटा, वो फोकस से होके जाएंगी। अगर फोकस से होके जाएंगी तो जो उनका इमेज है बेटा कहां बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा आपका फोकस पे ही। ठीक है, ये आपको एक सिंपल सी बात समझनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, फोकस पे ही आप ऑब्जेक्ट को रख दो। तो फोकस तो दे ही रखा है आपको, कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो कितना होगा बेटा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए बेटा बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे ड्यू टू एयर अ फॉलिंग बॉडी फेसेस अ रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, कॉन्सिक्वेंटली इट्स इफेक्टिव डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज रिड्यूस्ड एंड इज गिवन बाई a इक्वल्स टू g माइनस kv स्क्वायर। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो सपोज करो मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं कि ये बेटा कोई एक फ्लूइड है और इसमें कोई भी एक सॉलिड बॉडी है जो बेटा यहाँ पे फॉल हो रही है। तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे mg नीचे की ओर काम करेगा, और क्या होगा बेटा Fb एक ऊपर काम करेगा। मान लेते हैं विस्कस सॉलिड है तो यहाँ पे क्या होगा, विस्कस फोर्स भी बेटा क्या करेगा, काम करेगा। एक इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ नेट जो होता है वो हो जाता है बेटा 0। जब एफ नेट 0 हो जाएगा तो बेटा क्या यहाँ पे ए नेट भी क्या हो जाएगा बेटा 0, और ए नेट 0 हो गया मतलब इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब वहां पे नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू जी माइनस कितना आ जाएगा बेटा kv स्क्वायर। तो बेटा g का वैल्यू हो गया 10, k का वैल्यू आपको दे रखा है 0.002 और साथ में क्या आ जाएगा बेटा v स्क्वायर। तो यहां से हटा जाओ, इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर, क्योंकि इसको लेके जाओगे बेटा डिनोमिनेटर में तो कितना हो जाएगा, दैट इज ये देगा आपको 10 टू पावर 3। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, v इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे रूट ऑफ बेटा आ जाएगा 5000। अब इसका नियर अबाउट अगर आप देखोगे
तो चूंकि नियर अबाउट आपको निकालना है, तो ये लगभग लगभग बेटा क्या देगा, 49 मीटर पर सेकेंड दे देगा। ठीक है, ओ सॉरी 49 कह रहा हूं मैं, चूंकि यहाँ पे कितना हो गया, 77 समझा, कितना होगा बेटा 49, तो 4900 लगभग आएगा, जो कि बेटा क्या हो जाएगा आपका 70 के आसपास आ जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, दूसरा। ये क्या दे देगा बेटा आपको 70 मीटर पर सेकेंड। बेटा बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन ए टाइम टी, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट पासेस एनी पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग द टाइम, ये आपसे पूछा हुआ है। कह रहा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू दैट पासेस थ्रू एनी पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा चलिए देखिए बेटा, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज की। ठीक है, आप देखो यहां पे बेटा, अगर आपको फ्लक्स याद हो तो बेटा फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, दैट फ्लक्स इज नथिंग बट, बेटा मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूं कि दैट इज, क्योंकि फ्लक्स होता है बेटा, ये सॉरी ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आपका डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये आता है ईएमएफ। तो यहां से बेटा करंट निकाल सकते हो, करंट कितना आएगा, करंट को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज, ये आ जाएगा आपका I इक्वल्स टू, ये हो जाएगा E बाई आर। ठीक है, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी, हालांकि नेगेटिव भी आता है जस्ट बिकॉज ऑफ लेंज लॉ, ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी आर। अच्छा I को क्या लिख सकते हो बेटा, I को आप लिख सकते हो डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा बेटा डी टी, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे डी फाई अपॉन क्या आ जाएगा dt, और साथ में क्या रहेगा बेटा r, dt से dt चला गया तो जो dq हो जाएगा वो क्या होगा, दैट इज 1 बाई आर, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा आपका d5। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टाइम में पूछा हुआ है, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट इन द ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा t, तो बेटा q होगा आपका टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा। आप देख रहे हो q dq इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन r d5 आएगा। तो जरा देखो कहां पे टाइम की डिपेंडेंसी नहीं है, पहला बेटा पहले ही कुछ ऑप्शन में टाइम की डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि मैचेस द इवेंट्स इन कॉलम फर्स्ट विद द करेक्ट रिजल्ट इन द कॉलम सेकेंड। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं बेटा, ये देखिए मैक्सिमम स्पीड का केस आप जानते हो। देखिए ये आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ये मैं इसे हिंदी वाले पोर्शन से कर दे रहा हूं। अच्छा देखो कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑन ए कार ऑन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड विदाउट स्कीडिंग। ठीक है, अच्छा इसके लिए बेटा हम लोग केस जानते हैं क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज नथिंग बट, ये क्या होता है बेटा म्यू एम जी। ठीक है, ये मास से मास चला गया, तो बेटा v का वैल्यू यहीं से निकल के आता है, इज लेस देन और इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज रूट ऑफ, ये हो जाएगा बेटा म्यू आर जी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बेटा, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है बेटा, म्यू आर जी, मतलब रूट ऑफ म्यू आर जी के बराबर हो जाएगा। मतलब ए को हम लोग दूसरे से क्या कर सकते हैं बेटा, मैच कर सकते हैं। कह रहा है कि मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल ऑफ ए मास m मूविंग विद अ मोमेंटम p व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। बेटा मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस बेटा कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस बेटा आपका यही आ जाएगा तीसरा, और वो कितना हो जाएगा बेटा p स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 म्यू m स्क्वायर जी। तो आई थिंक ये तीसरा ही बेटा क्या कर देगा, दूसरे को मैच कर देगा। तीसरा कह रहा है बॉडी स्लाइड्स डाउन ए 45 रफ इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम टेकन ऑन द सेम स्मूथ इंक्लाइन। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अ बॉडी स्लाइड्स डाउन ए 45 रफ इंक्लाइन प्लेन ट्वाइस दैट ऑफ टाइम टेकन ऑन द सेम स्मूथ इंक्लाइन। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है तो बेटा क्या होगा आपका आंसर। बेटा इसके लिए मैं अगली स्लाइड में लेके चलता हूं। अगर स्मूथ सरफेस है बेटा, स्मूथ सरफेस के लिए आप जानते हो टाइम कितना होता है, दैट टाइम इज नथिंग बट बेटा ये निकल के आता है 2s अपॉन ये आता है बेटा g साइन थीटा। ठीक है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो मान लेते हैं ये टाइम कितना है t1 और ये टाइम कितना दे रखा है बेटा t2, दैट इज नथिंग बट ये निकल के आता है आपका 2s अपॉन ये हो जाएगा g, ये आएगा आपका साइन थीटा माइनस कितना आता है बेटा म्यू कॉस थीटा। ये कुछ आपको वैल्यू देता है। ठीक है, अब ये कहां से एक्सप्रेशन आता है बेटा, ये आपका क्योंकि हम जानते हैं कि स्मूथ के लिए बेटा इंक्लाइन के लिए ऐसे बनाओगे, आप एफबीडी को सॉल्व करोगे तो बेटा वहां से वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मोशन को कौन रेजिस्ट करेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट करेगा। अब देखिए ये वैल्यूज दे रखी हैं, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कह रहा है कि बॉडी स्लाइड्स डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन इन ट्वाइस द टाइम टेकन ऑन द सेम स्मूथ इंक्लाइन।
कह रहा है कि कितना टाइम ले रहा है, वो ट्वाइस ले रहा है। तो बेटा यहाँ पे सीधे से दे रखा है कि जो T2 का वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ कितना है बेटा, T1 है। ये कह रहा है तो वैल्यू रख के सॉल्व कर जाओ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2s अपॉन, ये आ जाएगा बेटा कितना g, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना देगा बेटा, म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा 2s अपॉन क्या आ जाएगा बेटा g साइन थीटा। अब यहाँ से 2s से 2s चला गया, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये a g होगा बेटा, तो g से g चला जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस कितना आएगा बेटा, म्यू कॉस थीटा। अच्छा एंगल दे रखा है कितना है बेटा, 45 डिग्री। यहाँ पे रख जाओ तो ये हो जाएगा 1/√2, इधर कॉमन आ जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 4/√2। इधर मैं लिख ले रहा हूँ 1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, म्यू, ये चला गया यहाँ से। अब बेटा बस क्या करना है, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 म्यू, इधर लेके जाओ, इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू ये देगा आपको 3/4। तो जो म्यू का वैल्यू आ जाएगा वो कितना देगा बेटा आपको 0.75, ये देगा आपको 0.75। मतलब रिफ्रैक्ट जो आपका बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका 0.75। तो जरा देखो कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, तो बेटा तीसरे का क्या हो जाएगा बेटा, पहला हो जाएगा। अब तीसरे का पहला हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, बेटा इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा है, लेंथ l दे रखा है, तो बेटा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा जाओ, v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ag, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू बेटा ये हो जाएगा दैट इज g, आप पीछे से पढ़ के आए हो, दैट इज साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा बेटा म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से v का वैल्यू बेटा निकल आएगा और v का वैल्यू क्या देगा बेटा आपको 4 दे देगा। तो देखो बेटा कौन सा मैच कर रहा है, अगर आप देखोगे तो बेटा ए किसको मैच कर रहा है, ए कर रहा है सेकंड को मैच, और बी किसको मैच कर रहा है बेटा, बी कर रहा है थर्ड को मैच, सी कर रहा है फर्स्ट को मैच, सी कर रहा है बेटा फर्स्ट को मैच, और डी कर रहा है फोर्थ को मैच। तो मेरे हिसाब से बेटा पहला ही है क्या, बी थर्ड हो गया, सी बेटा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, और डी क्या देगा बेटा फोर्थ। तो पहला ऑप्शन बेटा क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सम बामर स्पेक्ट्रल लाइंस में बी लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। हाँ बेटा कुछ एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बामर का जो सबसे लास्ट सीरीज लिमिट होता है उसका वेवलेंथ बेटा लगभग आई थिंक कुछ ऐसा देता है, लाइक 384.06 नैनोमीटर कुछ अप्रॉक्स ये वैल्यू आपको देता है। अच्छा लास्ट क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, लाइमन बेटा बामर, तो बामर में क्या होगा, इनिशियल स्टेट 2 होगा, और मैं लास्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, मतलब n2 कितना हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि बेटा क्या होगा 400 से थोड़ा सा लेस है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये किस में लाई करेगा, ये लाई करेगा बेटा आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो बिल्कुल सही बात है कि जो कि लाई करता है बेटा अल्ट्रावायलेट रीजन में। फॉर बामर सीरीज भैया रिजल्ट वेवलेंथ निकालते तो यहीं से हो, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ठीक है, बहुत ही सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बेटा पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है इमेज ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन अ वॉल रूम इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय द मीन्स ऑफ लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब है और फिक्स्ड कहां पे है, वॉल ऑफ ए रूम इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन अपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय द मीन्स ऑफ द लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की कहानी है बेटा, कह रहे कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। बेटा एक बात हमेशा याद रखो कि स्क्रीन वॉल स्क्रीन हो गया और इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है बेटा, इसकी हमेशा एक कंडीशन याद रखो कि अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो d का जो वैल्यू होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 4f के बराबर होगा, ठीक है। d आपको दे रखा है, d का वैल्यू कितना है, दैट इज ये है 3 मीटर, तो इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 4, और ये हो गया बेटा फोकल लेंथ। तो हम यहाँ से बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फोकल लेंथ आएगा कितना आ जाएगा बेटा 3/4, और ये वैल्यू कितना दे देगा आपको, दैट इज 0.75। तो 0.75 बेटा क्या दे देगा आपको, दे देगा ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ये मैक्सिमल पॉसिबल है बेटा, ये एक फॉर्मूला याद रख लो कि d क्या है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन, ये बेटा याद रखिएगा। बेटा नेक्स्ट है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द एसी सर्किट इज करेक्ट। कह रहा है कि अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट
In a purely resistive circuit, the phase difference between the voltage and the current is pi by 2. Pure resistive circuit तो फेज होता ही नहीं है, तो पहले तो गलत हो गया ये, ठीक है, दोनों एक ही फेज में होते हैं. In LCR circuit at resonance, मतलब XIL equals to XIC, ठीक है, कह रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई बाई 2, एंड द एवरेज पावर, बेटा जो एवरेज पावर होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 0. बेटा एक बात बताओ कि अगर XIL इक्वल्स टू XIC है तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और प्योर रेजिस्टिव आपको पहले ही बताया है कि वो दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं. तो बेटा ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया. In LCR circuit, the resonance, the phase difference between the voltage and current is pi, the power factor is 0. तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. जाहिर सी बात है, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं. रेजोनेंस द पावर फैक्टर इज 1. पावर फैक्टर इसलिए 0 आता है क्योंकि XIL इक्वल्स टू 1 इसलिए आता है, XIL इक्वल्स टू XIC होता है, और यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, tan phi इक्वल्स टू ये आता है बेटा 0, tan phi 0 मतलब phi 0, और पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, cos phi. तो cos 0 का वैल्यू क्या देगा बेटा, आपको ये दे देगा 1. तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, 4th. आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये बेटा आपका वेंचुरी मीटर है, ये बेनरोलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पे काम करता है. अच्छा देखिए यहाँ पे बेटा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा, कम है, और यहाँ पे भी सेम है, जितना ए का है उतना ही सी का है. तो जाहिर सी बात है जो हाइट ऑफ बेटा लिक्विड कॉलम होगा वो दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा. अच्छा अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे पाइप रखा हुआ है तो बर्नौलीज थ्योरम आपको क्या बताती है बेटा, बर्नौलीज थ्योरम आपको ये बताती है कि जहां पे बेटा वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा. ठीक है, और देखो भैया तो बी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं. इक्विड कॉलम क्या कह रहे हैं, ए बी सी एंड सेम एज दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. नहीं बेटा ये आपका गलत हो जाएगा, वो आपका स्टैटिक फ्लूइड के लिए है. द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब ए एंड बी इन द सेम, ए और बी में सेम नहीं हो सकता बेटा, बी में कम होगा. द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब ए एंड सी, ए और सी में बेटा सेम होगा, तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा. चौथा क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब बी इज मैक्सिमम नहीं होगा बेटा, मिनिमम होगा. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, 3rd. आते क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इन स्ट्रेट लाइन अंडर द फोर्स. फोर्स दे रखा है बेटा, कितना है, दैट फोर्स इज नथिंग बट ये है बेटा 15 माइनस 3x. द पार्टिकल इज रिलीज बेटा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट. तो रेस्ट पे बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स 0. तो यहाँ पे हम लोग क्या x निकाल सकते हैं, 15 माइनस कितना आ जाएगा बेटा 3x. तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू क्या दे देगा बेटा 5. रेस्ट एट x इक्वल टू 7 मीटर. अब एम्पलीट्यूड पूछ रहा है बेटा, ये रेस्ट पे है, ये 7 दे रखा है, तो कितना बचा, 2 ही तो बचा, मतलब 2 मीटर ट्रेवल करके वो मैक्सिमा तक पहुंचा है. तो आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. तो बेटा क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा. यंग्स मॉडुलस बेटा, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और आपको पता है कि डेल्टा एल बाई एल तो क्या है, एक ये यूनिट लेस क्वांटिटी है. बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन वही होगा ना जो बेटा वही डायमेंशन बेटा क्या देगा आपको, यंग मॉडुलस का भी डायमेंशन दे देगा. तो ये क्या है, प्रेशर के ही तो डायमेंशन है बेटा. तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तीसरा कह रहा है पावर, पावर बेटा नहीं होगा ना, W/T होगा, जाहिर सी बात नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बेटा, दूसरा. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है और वो आपको डिस्टेंस दे रखी है, कितना है बेटा, एक है 2 किलोग्राम का, दूसरा कितना है बेटा, ये दे रखा है आपको 6 किलोग्राम. और यहाँ पे इनके वैल्यूज दे रखे हैं, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,1,1. यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, 2, 2 और 1. ठीक है, ये हो गया बेटा इनके बीच का डिस्टेंस. अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या आएगा. जैसे बात तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो तीनों के लिए निकालोगे तो x सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा, m1 x1. तो हो जाएगा 2 × 1 प्लस कितना आ जाएगा 6 × 2 अपॉन क्या देगा बेटा, दैट इज ये हो जाएगा 6 + 2 कितना देगा बेटा 8. तो जो x सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/4. सिमिलरली बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो y सेंटर ऑफ मास भी आपको सेम ही वैल्यू देगा, वो भी कितना आएगा बेटा 7/4. अगर आप जेड सेंटर ऑफ मास देखोगे यहाँ पे तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 2 × क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या देगा यहाँ पे 6 × 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 8. तो ये क्या दिया बेटा आपको 1. अब यहाँ पे करना क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है, क्योंकि ये तो आ गया ना पॉइंट, ये पॉइंट कितना है बेटा, ये दे दिया आपको 7/4 और इधर क्या हो जाएगा 7/4 और ये क्या हो जाएगा बेटा 1.
तो डिस्टेंस निकालना है आपको किससे, डिस्टेंस निकालनी है बेटा इस वाले पॉइंट से 2 किलोग्राम से, बेटा निकाल लो यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 7/4 -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा यहाँ पे 7 - 4 - 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि 1 - 1 क्या दे देगा बेटा 0 दे देगा, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 4 कितना हो जाएगा 3, तो 9/16 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 9/16 क्या बचेगा बेटा, दैट इज ये आ जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा 18/16। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 3√2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 4, 3√2 अपॉन 4 बेटा करेक्ट आंसर देगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 45, और क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, वी नो फ्रॉम द गैस लॉ दैट द प्रेशर विल बी डबल्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल, सो द इंक्रीज इन प्रेशर अकर्स बिकॉज, किस वजह से होगा, क्योंकि मोमेंट चेंज पर कोलिजन इज डबल व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो बेटा टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जाहिर सी बात है बेटा वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी अगर चेंज होगा, क्योंकि आप जानते हो कि बेटा कोई भी ले लो, वी RMS ले लो, वी एवरेज ले लो, और वी क्या ले लो बेटा, चाहे आप वी मोस्ट प्रोबेबल ले लो, तो सब में क्या होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम जब निकालते हो तो वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है बेटा -2mvx, क्योंकि चेंज है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा पॉजिटिव लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा बेटा 2mvx। बेटा vx अगर चेंज हुआ है तो बेटा मोमेंटम भी तो चेंज होगा ना, मोमेंटम भी तो चेंज होगा, जाहिर सी बात समझिए, और जाहिर सी बात है जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे बेटा बढ़ जाएंगे, ये बात क्लियर है। तो चेंज इन मोमेंटम भी बदल जाएगा आपका, और दोनों और जो फ्रीक्वेंट कोलिजन दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा इंक्रीज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इज डबल वाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन रिमेन, अरे नहीं कांस्टेंट कैसे रहेगा बेटा, वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंट कोलिजन बहुत तेजी से होंगे, मोमेंटम चेंजेस पर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट नहीं बेटा चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज पर कोलिजन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन आर इंक्रीज्ड, बेटा मोमेंट चेंज पर कोलिजन वो भी चेंज हुआ और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। None of these two physical quantities are changed due to some other reason। बेटा याद रखना मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं आइडियल गैस एज्यूम्पशन की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई और एज्यूम्पशन आप यूज कर लो। देखो यहाँ पे मान लो बेटा एक गैस मॉलिक्यूल है, इधर गया, ये टकरा के बेटा यहाँ से वापस आया, अगर ये जब वापस आएगा तो जाते हुए इसका क्या होगा मोमेंटम vx होगा, जाते हुए क्या हो जाएगा -mvx हो जाएगा, तो चेंज कितना आएगा बेटा, चेंज यही तो आएगा, तो 2mvx, ये चेंज आ गया। तो बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो vx चेंज होगा ना, vx चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है vx चेंज तभी हुआ होगा ना जब फ्रीक्वेंट कोलिजन बड़े होंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात समझो, तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा बेटा 3rd। सो बेटा थैंक यू सो मच, और ये था बेटा आज के FST का फिजिक्स का पेपर डिस्कशन। सो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। सो थैंक यू सो मच बच्चों।